अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, सीज़न 2, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 1। इसका पहला जो आप लोगों को सीज़न है वो आप लोगों को हमें हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मज़ीद मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूँगी, आप लोग पढ़ना चाहें तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद ये उसका दूसरा सीज़न चलेगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एक हजूम था जो उमड़ आया था, हर तरफ एक शोर बरपा था। सबकी नज़रें ग्राउंड पर जमी थी। वहाँ ना सिर्फ हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे। कई हज़ार तो ग्राउंड के बाहर लगी बड़ी स्क्रीनों के सामने खड़े देख रहे थे। एक वजह यह थी कि इन्हें टिकट नहीं मिली थी। ये कोई आम दिन नहीं था, ना ही आम सा मंजर। ये ख़ास मौका था, इंटरनेशनल लेवल पर बराह रास्त दिखाया जाने वाला शो, रंगारंग तकरीब, जिसमें खेल के आगाज़ से पहले ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। दुनिया भर के बड़े बड़े नाम और शख्सियात वहाँ मौजूद थे। शो का आगाज़ हो चुका था। लोग खुशी और मुसरत से झूम रहे थे और पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। रोशनियों का एक तूफ़ान पूरे मजमे को मज़ीद पुरजोश कर रहा था। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई, जिसने सामईन को और ज़्यादा पुरजोश कर दिया। और तभी एक बड़ा नाम, एक मुनफरिद शनाख्त रखने वाली शख्सियत को पुकारा गया। बैक साइड में बने ड्रेसिंग रूम में बैठा वो शख्स जिसका प्रोफेशनल ब्यूटिशियन आखिरी टच देने में मसरूफ़ था। अगली परफॉर्मेंस उसी की थी। उसने आईने में देखते हुए बालों में नरमी से हाथ फेरा। वुल्फ कटिंग हेयर स्टाइल में उसके सामने के बाल टाई में बांधे, माथे पर चंद लटों की सूरत माथे पर बिखरे उसे भी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी, और बाकी के बाल पीछे गर्दन पर फैल गए थे। पेशानी के करीब चंद बाल आगे को किए, एतमाद से भरपूर आंखों से आईने में खुद को देखा। इतने में दरवाज़ा खुला। मैनेजमेंट टीम से एक लड़का तेज़ी से अंदर आया। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी रूम में स्पीकर से आवाज़ उभरी, मिस्टर एरिस, अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। वो आहिस्ता से अपनी नशिस्त से उठा, आईने में एक गहरी नज़र डाली, शर्ट का कॉलर सीधा किया और पूरा एतमाद अंदाज में बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके कदमों में पहले से बढ़कर खुद एतमादी थी, और जैसे वो स्टेज के करीब पहुंचा, तमाम हंजूम अंधेरे में डूब गया। सिर्फ स्पॉटलाइट्स की रोशनी में चंद लड़कियां और लड़के स्लो मोशन में कपल की सूरत में इधर उधर हरकत करते दिखाई दे रहे थे। अचानक वो सब अपनी जगह पर रुक गए, और तभी कई फुट बुलंदी से रोशनियों के तूफान के दरमियान रस्सी को थामे एक शख्सियत नीचे उतरी। चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट, अंदाज में वकार, और जैसे ही वो स्टेज पर खड़ा हुआ, पूरे ग्राउंड में खुशी और हैरत से शोर उठा। हजूम में बेशुमार लोगों ने अपने मुंह पर हैरत से हाथ रख लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो आज उससे देखेंगे। एक तवील अरसे बाद उसे यूं देखकर सबका हैरान होना बजा था। चीखो पुकार, हुटिंग, तालियां, हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था। किसी को खबर न थी कि वो इस इंटरनेशनल शो पर सरप्राइज़ के तौर पर आएगा। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में, जिस पर बारीक सफ़ेद ताने मोतियों की तरह चमक रहे थे, वो काबिल सताइश लग रहा था। कान में झूलता हुआ वो ईयरिंग, जिस पर बॉल की मानन डिज़ाइन बना हुआ था, उन रोशनियों में दमक रहा था। उसका नया वुल्फ कटिंग हेयर स्टाइल इनके मदाहों को दीवाना कर गया था। उसने एक नज़र सामने मौजूद मजमे पर डाली और फिर माइक मजबूती से थामा। म्यूज़िक हर जानिब गूंजने लगा। जैसे ही परफॉर्मेंस का आगाज़ किया तो फिज़ा में जोश व खरोश की लहर दौड़ गई। अपने सॉन्ग के दौरान उसने डांस से ज़्यादा लिपसिंग सॉन्ग पर तवज्जो रखी, मगर चंद लम्हों बाद हाथ को हिलाते मदाहों से भी दाद वसूल करता रहा। उसका हर अंदाज मदाहों को पुरजोश कर रहा था। उसके गिर्द डांसर्स की जोड़ियाँ अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, जो इस सॉन्ग को और भी दिलकश बना रही थी। गाना ख़त्म होने पर उसने सर को खम करते शुक्रिया अदा करने के अंदाज में मुस्कुराया। एरिस 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 इब्राहिम। ग्राउंड में तालियों और हूटिंग का शोर गूंज उठा। लोग पुकार रहे थे, पर पुरमसरत चेहरों से हूटिंग करते अपनी दिली कैफियत का इजहार कर रहे थे। उसने मुस्कुराकर इन सब की जानिब देखा, हाथ हिलाया था, फिर वापस ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। अब पीछे भी इसके नाम का शोर था। उसकी शख्सियत फिर से रोशनियों में जगमगा उठी थी। उसके मदाह आज भी उसे चाहते थे, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा। ये कोई मामूली शो ना था। उसकी वापसी, उसकी आवाज़, उसकी चमक, सब कुछ दुनिया ने लाइव देखा था। जो कभी माजी बन चुका था, आज दोबारा ज़िंदा हो गया था। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसका मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है, आज बादल छटने के बाद एक चमकते सूरज की तरह नमूदार हुआ था। लोग इसकी कारकर्दगी और न्यू स्टाइल लुक पर तबसरे कर रहे थे। न्यूज़ चैनल पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी।
इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसकी दोबारा आमद को सराहा। दुनिया ने इसे खुले दिल से खुश आमदीद कहा। अभी वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ था कि हनी भागता हुआ अंदर आया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डैड, ये कहते उसके गले लगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सब कुछ परफेक्ट था, और वैसे भी जहाँ आप हो वहाँ सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है, हनी ने गर्मजोशी से कहा। एरिस ने मुस्कुराते उसके कंधे पर मजबूती से हाथ का दबाव डालते अपने होने का एहसास दिला। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम खुश हो? तो मैं भी खुश, उसने मुस्कुराते ताज्जुब से पूछा था। डैड, आपको अंदाज़ा नहीं मेरा कितना बड़ा ख्वाब था आपको दोबारा परफॉर्म करते देखना। आपने मेरे लिए दोबारा इस शोबिस की दुनिया में कदम रखा। तुम्हारी खुशी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, एरिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उसे गौर से देखा। वही लड़का जो कल तक ज़िद्दी था अब जवान हो चुका था। वो सिर्फ ज़िद नहीं करता था बल्कि हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने बाप को ज़िंदगी तक की तरफ वापस ला सके। वह इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा था। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं? इन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आपने परफॉर्मेंस दी है। अभी तक सब हैरान है। आपने उन्हें सरप्राइज़ कर दिया। बस अब बहुत हो गई तारीफ़ें, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, हैरिस ने मुस्कुरा कर कहा था। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। घर पर मुलाकात होगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। ऐसा सरप्राइज़ आपने मुझे मेरे मैच में भी देना है। उसने ज़िद नहीं की थी। हैरिस ने इस बात में सर हिलाया। कोशिश करूँगा तुम्हारे तमाम मैचेस देखने ज़रूर आऊँ। अभी मुझे जाना होगा, तुम इंजॉय करो। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल आया था। पीछे तालियों और शोर की गूंज, रोशनियों की चमक और एक नई सुबह का एहसास छोड़कर वह इन सब से बहुत दूर निकल आया था। स्याह रात ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। रोशनियों ने अपनी जगमगाहट से कुछ फासले पर चीज़ों को रोशन करते हुए मंजर को खूबसूरत बना रखा था। जगह जगह लगी स्ट्रीट लाइट्स, बिल्डिंग्स के अंदर और बाहर से झलकती रोशनी जो सब जिंदगी की नवीद दे रही थी। हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी और अब बहुत कम लोग चहलकदमी कर रहे थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थीं। वो ब्लैक ओवरकोट पहने, जेबों में हाथ डाले बेनियाजी से चलता जा रहा था। एक शोर था जो पीछे छोड़ कर आया था। वो हजूम, उनकी दाद, इनका जोश, सब कुछ बहुत अच्छा था बज़ाहिर। उसकी जगह कोई और होता तो खुशी से फूले ना समाता, मगर अब ये सब अब उसके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। उसे खुशी तो थी कि लोगों ने इसे दोबारा वेलकम किया, सराहा, मगर ये सब कुछ एक तरफा था। हनी खुश था तो इसकी खुशी में वो खुद भी। वो अक्सर हनी से कहता था, दुनिया को वही दिखाओ जो देखना चाहती है। अपने अंदर क्या चल रहा है खुद तक महदूद रखो। एक अरसे तक वो इस बात पर अमल पैरा करता रहा, मगर वक्त के साथ वो अपनी ही कई बातें भूल गया। ज़हनी दबाव और बेसकूनी ने इससे वो सब कुछ छीन लिया जिस पर वो बरसों से काबू रखे हुए था। उसने एक लम्हे को सोचा, नज़रें सामने की जानिब किसी गैर मुरई नुक्ते पर टिक गई। वो बाजार मुतमईन लग रहा था। पीछे बंधे हुए बालों की चंद लटें हवा की दौड़ से माथे पर फड़फड़ाने लगी। सर्द हवा का शोर भी उसके अंदर की खामोशी में खलल नहीं डाल सका था। एक तवील अरसे से वो खुद को मसरूफ़ रखे हुए था। हानि के इर्द गिर्द इसके कह कहों, शोर की चमक में खुश रहने की कोशिश करता था। देखने में वो बज़ाहिर वो आज भी वैसा ही था, शायद पहले से भी ज़्यादा जवान, पुरएतमाद, जो देखने वाले की आंखों की चमक बढ़ा देता। एक ख्याल आते उसके चेहरे पर हल्की मुबहम मुस्कुराहट नमूदार हुई। इतने में एक तेज़ी से गाड़ी गुजरी। चंद लम्हे को रुक कर देखने लगा। वो काफ़ी देर से पैदल चल रहा था। गाड़ी तो उसने काफ़ी पीछे छोड़ दी थी। टांगों में थकन महसूस होने लगी थी, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। वो चाहता तो सब भूल सकता था। उसे लगता था कि अगर रुक गया तो सोचों का बोझ फिर जहन पर सवार हो जाएगा। वो सब जो बरसों पहले बीत चुका था, मगर वो भूलना नहीं चाहता था। शायद इस गर्व में भी एक अजीब सा सुकून था। बेहतरीन काउंसलिंग, लाजवाब तकनीक्स सब आजमाए जा चुके थे, मगर जब इंसान खुद को बदलना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए सोचना, याद करना, दुख महसूस करना अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो काफ़ी देर तक यूं ही चलता रहा, यहाँ तक कि घर आ गया। उसने एक सर्द सांस भरी और फ़ख्र से बुलंद खड़ी इमारत को देखा। यहीं उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत वक्त गुजारा था। आहिस्ता से चलते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और कोट उतार कर हाथ में पकड़ लिया और सामने लगे आईने के रूबरू जाकर खड़ा हुआ। कुछ देर तक वो खामोशी से खुद को देखता रहा। कुछ यादें, कुछ तल्ख बातें ज़हन के पर्दे पर फिर से दस्तक देने लगी।
तभी किसी ने अकब से आके मुखातिब किया था, सर आपके लिए खाना लगा दूँ? सर्वेंट की आवाज़ ने उसे होश की दुनिया में वापस खींच लाई थी। आज नहीं, मुख्तसर से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सर्वेंट लम्हा भर को उलझा, फिर खामोशी से कंधे उचकाकर अपने कमरे की तरफ चला गया। रात की स्याही कम होते होते ख़त्म हो गई और सूरज की रोशनी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में लेकर हर सिमत को रोशन कर दिया। खूबसूरत और ताज़ा हवा के झोंकों ने नई ज़िंदगी की नवीद देते हुए एक नए चढ़ते दिन को खुशामदीद कहा। साइड टेबल पर रखा अलार्म अपने होने और वक्त का एहसास बुरी तरह दिला रहा था। बिस्तर पर उल्टे सीधे लेटे अंदाज में ही उसने हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद किया। बालों को उंगलियों से सुलझाते वो अपनी जगह से उठा और ताज़ा दम होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ट्रैक सूट पहना और सुबह की ताज़ा फिज़ा में लंबे लंबे सांस लेते हुए जॉगिंग करने लगा। हवा के झोंकों के साथ वो घर के सामने वाले दरवाज़ों की जानिब भी देख रहा था, जहाँ कोई शख्स आने वाला था। उसकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद वो खुद ही अंदर चला गया। मेड को हनी को जगाने का कहा, फिर खुद ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वार्डरोब खोली तो वहाँ उसकी बेशुमार कीमती और दीदा से लिबास तरतीब से हैंग किए हुए थे। आज के लिए उसने ग्रे पैंट के साथ ऑफ वाइट शर्ट और मैचिंग टाई का इंतखाब किया। ड्रेस चेंज करने के बाद आईने के सामने खड़े होकर सलीके से बाल संवारे। ऊपर के बालों को पोनी में बांधा, मगर गर्दन के गिर्द के बाल कॉलर से बाहर निकल आए थे। रिस्ट वॉच पहनी, सेंट लगाया और मुकम्मल तौर पर तैयार होकर बैग उठाया। फिर तेज़ तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया तो नज़र सामने बैठे इन दो नफूस पर पड़ी। नाश्ते की मेज़ पर हनी और इसके दोस्त कार्मल आमने सामने बैठे थे। एरिस ने दाखिल होते ही गुड मॉर्निंग कहा तो दोनों ने मुस्कुराते जवाब दिया। हनी अभी भी रफ से हुलिया टी शर्ट में था और बाल भी कुछ बिखरे से थे। बज़ाहिर लग रहा था कि इसने सिर्फ मुँह पर पानी के चंद छींटे मारकर ही नाश्ते की मेज़ संभाल ली थी। इसके बरक्स कार्मल काफ़ी फ्रेश और पुरजोश नज़र आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा, आज तुम वॉक के लिए नहीं उठे? एरिस ने उस पर निगाह डालते नरमी से पूछा। डैड, आपको मालूम तो है कि हम रात कहाँ गए थे। फिर फंक्शन और मैच देर तक चलता रहा। दोस्तों के साथ वापसी पर भी वक्त लग गया और अब इतनी सुबह आपकी वजह से उठना पड़ा। सच पूछो तो अभी भी बहुत नींद आ रही है। हनी ने जमाई रोकते हुए बेचारी सी शक्ल बनाकर बोला था। कार्मल भी तो तुम्हारे साथ ही थी, ये तो बहुत फ्रेश लग रही है, एरिस ने मुस्कुराते हुए कहा तो कार्मल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रात हम जब वापस आए तो आप सो चुके थे। मैंने सुबह अलार्म लगाया था मगर फिर भी देर से आँख खुली। मुलाजमा ने हमें जगाया भी था, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर सके। एक अच्छा चांस था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, कार्मल ने तासुब से कहा था। इसके यूँ कहने पर हनी ने मसनूई गुस्से से देखते हुए बोला था, ऐसा लगता जैसे तुम मेरे डैड को मुतासर करने की कोशिश करनी है, वरना तो तुम मेरे साथ ही लेट आने की वजह से सो गई थी। कभी कभार सुबह की भागदौड़ से छुट्टी भी कर लेनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, एक्सरसाइज में छुट्टी क्यों? आपके डैड को ही देख लें, कितने फिट है। अगर एरिस तुम्हारी तरह छुट्टियाँ करने लगे तो इतने हैंडसम ना दिखाई दें। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करने की सलाहियत रखते हैं। मैं अगर इनके साथ मिलकर एक्सरसाइज करती ना तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती। एक मिनट, कल तक तो उन्हें अंकल कह रही थी, अब नाम से पुकार रही हो? हनी ने शरारत से पूछा और साथ में एरिस की जानिब मायनी खेज नज़रों से देखा। एरिस हनी की नज़रों का मतलब समझ गया और गला खंखारते बोला, कोई बात नहीं, जो भी मुनासिब लगे कह दे। मैं तुम्हारा डैड ज़रूर हूँ, मगर लोग देखने में मुझे तुम्हारा डैड कम बड़ा भाई ज़्यादा कहते हैं। ये बात तुमने खुद कई बार मुझे बताई है। कार्मल की पसंद होती हालत को कम करने के लिए कहा था, वरना वो इन मामलात को अच्छे से समझता था। बिल्कुल, अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। आजकल यंग लोग किसी ख़ास शख्स को अंकल कहकर नहीं पुकारते, और मैं तो एरिस सर की बहुत बड़ी मदाह हूँ, कार्मल ने फ़ख्र से कहा। लेकिन मुझसे बढ़कर नहीं हूँ। मैं अपने डैड के तमाम मदाहों से बड़ा चाहने वाला हूँ। हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, पसंद किया और दिल से इज़्ज़त की। अगर कोई इनके मदाहों में सबसे ख़ास है तो वो मैं हूँ। हनी ने फ़ौरन अपनी जानिब शहादत की उंगली का रुख करते जताया था। ये तुम्हें लगता है, वरना इनके बेशुमार मदाह हैं जो इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बेशक वो मंजर आम पर नहीं, लेकिन उन्हें बहुत चाहते हैं, उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा, और मजबूत लहजे की बाज़गश्त पर हनी और एरिस ने एक दूसरे को देखा। कार्मल की आंखों की चमक बेहद बढ़ गई थी। वो हनी की उम्र की थी और उसकी नई कोलीग भी। दोनों ने एक ही स्कूल से तालीम हासिल की थी, मगर इसका लहजा देखकर इन दोनों का चौंकना बनता था। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, हनी ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा। लगता है रात को तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा।
एरिस ने इनकी तकरार देखकर बात बदलते कहा था। आप तो परफॉर्मेंस के फ़ौरन बाद चले गए, कारमल ने चम्मच रखते हुए कहा। कुछ काम था, वरना मैं भी तुम लोगों को ज़रूर कंपनी देता, एरिस ने नाश्ते की जाने मुतवज्जो होते कहा। आपकी मौजूदगी ने ओपनिंग सेरेमनी को 4 चांद लगा दिए। सब कुछ परफेक्ट लगने लगा। सब लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर आपकी परफॉर्मेंस के चर्चे ही। कारमल दोबारा पुरजोश होते बोली, ये तो होना ही था। आखिर वहाँ एरिस अब्राम ने परफॉर्म किया था, जहाँ वो जाए छा जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। आप नया एल्बम कब रिलीज़ कर रहे हैं? मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, हनी फ़ख्र से बोलते इस्तफसार करने लगा। आप अपना नया एल्बम रिलीज़ करने वाले हैं? वाओ, ग्रेट। हम इसकी सोशल मीडिया पर भरपूर प्रमोशन करेंगे। कारमल दोबारा मुदाखलत करते बोली। एरिस कुछ कहने वाला ही था कि हनी बोल उठा। वो कारमल का यूं एक्साइटेड होने से चिढ़ गया था। टैड अच्छे से जानते इन कामों को, इनको किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं। लोग खुद इनके स्पॉन्सर करने को तैयार रहते हैं। बाकी अगर इस तरह के छोटे मोटे मसले हुए भी तो वो हैंडल करना जानते हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं, मेरे सर से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। कैरमल ने नाक चढ़ाते हुए बोली थी। अब तुम लोग बहस बंद करो और नाश्ता मुकम्मल करो, कॉलेज का वक्त हो रहा है। फ़ौरन तैयार हो जाओ और ख़बरदार जो घर रुकने की कोशिश की। हनी खामोशी से नाश्ता करने लगा। कैरमल का यूँ बार बार उसके डैड पर हक जताना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बेहतर यही था कि वो खामोशी से नाश्ता करे। 5 मिनट के बाद एरिस अपनी जगह से उठा। वो नाश्ता कर चुका था। जाते हुए ने बाय कहकर चला गया। कारमल उसके जाता हुआ दरवाजे तक देखती रही जैसे कहीं खो गई हो। हनी को पहली बार अफसोस हुआ कि उसने यहाँ रुकने पर इसरार क्यों किया। उसने सर झटका और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। वो नाश्ता ख़त्म करके उठ के हनी ने कपड़े चेंज किए और वो दोनों साथ ही घर से निकले। हनी, एक बात पूछूं, अगर बुरा ना लगे तो? चलते हुए कारमल ने झिझकते हुए उससे पूछा। हाँ पूछो, उसने स्मार्ट लहजे में कहा। तुम्हारे डैड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हनी ने तेज़ नज़रों से उसे देखा तो वो तसब्बुस का शिकार हुई। मेरा मतलब है कि अगर इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की होगी तो वो कौन है? तुम सबसे मेरे डैड के पीछे क्यों पड़ी हो? ये इनका पर्सनल मैटर है और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? हम इनकी ज़िंदगी में एक हद तक की दखलंदाजी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन तुम इनके बेटे हो, तुम्हें तो मालूम होगा ना। कैरमल बसीद हुई। हाँ है, इनकी एक गर्लफ्रेंड और वो इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सही वक्त आने पर इनसे शादी भी करेंगे। तुम्हें उनके बारे में इतना जानने का तजस्सुस नहीं होना चाहिए। इसका अंदाज़ जताने वाला था। कारमल का एकदम रंग बदल गया। वो खामोश हो गई। उसे उम्मीद यही नहीं थी कि वही उसके मुंह पर कहेगा। हनी तेज़ कदमों से चलता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। एल्सन बॉडीगार्ड पहले से ही इंतज़ार में था। हनी ने बैग उछाला, गाड़ी में बैठा और दरवाज़ा बंद कर लिया। कारमल सख्ते में खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हनी वो इसके सामने बात ख़त्म करके चला जाएगा। वो मरे मरे कदमों से गाड़ी में जा बैठी। कैरमल की हालत देखकर उसे दिली तौर पर खुशी हुई थी। कम से कम कुछ दिन के लिए तो सुकून का सांस लेने को मिल जाएगा। आधे घंटे के बाद उसकी गाड़ी न्यूयॉर्क के एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जा रुकी थी, जहां दमाया लफ्ज़ों में HPA लिखा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद वो बाहर निकला और एक लम्हे के लिए रुका और गौर से देखने पर फिर चलता हुआ बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। लिफ्ट में दाखिल होते ही अपनी मंजिल का इंतखाब किया था। 13वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद अपनी ऑफिस की जाने बढ़ गया। असिस्टेंट मारिया पहले ही वहां पर मौजूद थी। जैसे ही उसने इसके एरिस को देखा, फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और चलते हुए इसके पास पहुंची। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मारिया। एरिस ने मुख्तसर जवाब दिया और अपने ऑफिस में दाखिल हुआ, जिसके पीछे मारिया भी थी। कॉफ़ी लेकर आए? कॉफ़ी लेंगे आप? मारिया ने पेशावराना अंदाज में पूछा। ज़रूरत नहीं, बस आज की डिटेल्स बताओ। पेंसिल्वेनिया में प्रोजेक्ट्स के बारे में एक एक्यूरेटेड कैलकुलेशन चाहिए। हर प्रोजेक्ट का प्रॉफिट चांस वाज़े होने चाहिए। बिल्कुल, इस पर पहले से ज़्यादा मुस्बत नताइज हैं, आप मायूस नहीं होंगे। जितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, नताइज इसी हिसाब से होने चाहिए। अगर इतनी मेहनत और सरमायाकारी के बावजूद रिजल्ट्स पहले की तरह वही रहें तो इस सब का क्या फ़ायदा। मेरी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं है। मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। इस बार सब कुछ आपकी तवक्को से बढ़कर ही होगा।
میری ہاضم اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ میٹنگ رکھے، میں خود بات کروں گا، جیسے آپ چاہیں۔ ماریا نے پیشہ ورانہ سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا۔ مختلف اسپانسرڈ کمپنی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ آج کی میٹنگ مسٹر ڈیوڈ کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی میٹنگ ہے، اس کے بعد پروڈیوسر جیمز کے ساتھ میٹنگ ہونی ہے۔ سمجھ گیا، ایرس نے اس بات میں سر ہلا اور زیر پروڈیوسر جیمز کا نام دہرایا۔ ماریا نے دن بھر کے شیڈول اور میٹنگز کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ ایرس کی نظریں کبھی ماریا پر جاتی، کبھی سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر۔ کچھ دیر پہلے اس نے کل کی پرفارمنس سے متعلق ویڈیو اسکرین شاٹس دیکھے تھے جو ہنی نے سینڈ کیے تھے۔ ماریا نے آج کی میٹنگز اور آئندہ کے پروجیکٹس کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا۔ خاموشی سے وہ ایرس کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر ایرس کا رویہ ہمیشہ پروفیشنل اور اپنے کام پر مرکوز رہتا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میرے لیے کافی کا کہہ دو، ایرس نے سنجیدہ لہجے میں مخاطب کیا۔ جی سر، ماریا نے مختصر جواب دیا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ماریا کے جانے کے بعد ایرس نے سکون کا سانس لیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپلوڈ کی گئی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس کے نام کے ساتھ پیمان کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے طنز کیا، کچھ حسد اور جلن میں بہت سے لوگوں نے تعریف کے ساتھ مثبت خیالات کا اظہار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایرس کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ لوگ اس کے کام کے ساتھ پیمان کے نام کو جوڑ رہے تھے۔ باقی سب تبصرے، خواہ وہ تعریف ہوں یا تنقید، زیادہ اہم نہیں تھے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ گزرا وقت ماضی کی خوبصورت یادوں کی صورت میں ہی رہ گیا تھا اور باقی بس تجربات اور سبق تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، نشست کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے ماضی کی چند یادوں میں کھو گیا۔ پھر دائیں کندھے کی جانب دیکھا اور بلا وجہ ہی بازو کی کوٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انتظامیہ سے کہیں سیٹس کی پشت کو نرم رکھیں۔ انگلیاں درد کرنے لگی۔ سوچتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماریا کچھ دیر کے بعد کافی لیے روم میں آئی تو ایرس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ کچھ لمحے کے لیے وہ دونوں خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو محض دیکھ کر رہ گئے۔ پھر ایرس نے دوبارہ سنجیدہ ہو کر کام کی طرف توجہ دی۔ میٹنگ کے لیے سب لوگ ریڈی ہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، ماریا نے وضاحتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ میں آتا ہوں، یہ کہتے کافی کا اٹھا کر گلاس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ماریا خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کی پشت دیکھ کر کچھ دیر رکی، پھر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں سے جو منظر نظر آ رہا تھا، وہیں کھڑے وہ نیو یارک کی بلند عمارتیں اور ٹریفک کی ہلکی گہما گہمی دیکھنے لگا۔ لیکن اس کی نظریں بیرونی دنیا پر نہیں، بلکہ اس کا ذہن لیپ ٹاپ کی اسکرین کی ویڈیوز میں الجھا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کل کی پرفارمنس کی ویڈیوز، اسکرین شاٹس اور سوشل میڈیا کے تبصرے کھلے ہوئے تھے۔ ہر ویڈیو اور ہر تبصرے کے ساتھ اس کا چہرہ سنجیدہ رہتا، مگر دل کے کسی کونے میں خوشی کی لہر ابھر رہی تھی۔ یہ سلسلہ نہ ہوتا تو کوئی گلہ بھی نہ ہوتا، یا تو مل گیا ہوتا یا پھر کبھی ملا ہی نہ ہوتا۔ کب سے مسلسل بارش ہو رہی تھی اور اس برستی بارش میں وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے انتظار کی سولیوں پر لٹک رہی تھی۔ اس نے تو کام ختم کر کے تھوڑی دیر میں آنے کے لیے کہا تھا، اب تو بہت رات ہو چکی تھی اور اس کی واپسی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کب سے وہ یہاں چہل قدمی کرتے ہوئے بے چین تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد اسے برستی بارش اور گرج چمک کی روشنی میں وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس ملی تھی۔ اس تیز بارش میں وہ برساتی پہنے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی پرانی اور کھڑ کی آواز پیدا کرتی موٹر سائیکل سنبھالتے ہوئے گھر کے شیڈ کے نیچے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کو بائک کھڑی کرتے دیکھ کر وہ بھاگ کر اندر گئی اور جلدی سے تولیاں اٹھا کر باہر کی جانب آئی۔ تب تک وہ اندر آ چکا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، موسم کے تیور بھی آج خطرناک حد تک سخت ہو گئے تھے، اور تم نے بھی اتنی دیر کر دی۔ کھیتوں میں تو کام ختم ہو گیا تھا اور میں نکلنے ہی والا تھا کہ میرے دوست نے روک لیا۔ پھر بارش کے رکنے کا بھی انتظار کرتا رہا، لیکن اس کے رکنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، تو مجبوراً مجھے لوٹنا پڑا۔ اس نے اپنے بال خشک کرتے ہوئے گھر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سردی سے اس کا جسم کب کب آ رہا تھا، اسے گرمائش کی ضرورت تھی۔ میں نے تمہارے لیے قہوہ بنا کر رکھا تھا، ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ صحت مند سی خاتون جلدی سے کچن کی جانب گئی اور تیزی سے اسے گرم کرنے لگی۔ دوبارہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم جلدی سے کپڑے بدل کے آؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ ان کی فکر مندی سے بھرپور آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی تو اس نے کچھ توقف کرتے ہوئے ان جانب دیکھا تھا۔ اس کے گیلے کپڑوں سے چھوٹا سا لیونگ روم میں گیلا ہو گیا تھا، اب وہ اسے بھی صاف کرنے کا سوچ رہا تھا۔ تم جا کر کپڑے بدلو، میں یہ سب دیکھ لوں گی، اس کو تذبذب کا شکار دیکھ کر وہاں کھڑی خاتون نے جلدی سے کہا تھا، تو اس نے بھی مزید کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے کپڑے نکالے تھے اور گرم پانی سے شاور لینے کے بعد باہر آیا اور ایک نیا گرم کوٹ پہننے لگا۔
एक पल को रुक कर अपनी उसने आर्टिफिशियल टांग को देखा। टांग के जोड़ पर उसे हल्की सी उड़ती हुई तकलीफ महसूस हो रही थी और उसने खानम को नहीं बताया था कि आते हुए मोटरसाइकिल फिसल गई थी और इसकी टांग पर चोट आई है। ज़रा सी हरकत करने से इसकी मसनूई टांग के जोड़ में दर्द की टीस उठ रही थी। कुछ देर तक वो ज़ब्त के साथ खुद को कंट्रोल करता रहा, क्योंकि उसने खानम के सामने खुद को इस तकलीफ़ से बेखबर ज़ाहिर करना था। फिर कुछ हिम्मत करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप खाना लगा दें और साथ में हल्दी वाला दूध भी दे दें, जिससे थकन कम हो जाएगी। तुम्हारी टांग? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक हूँ, बस भूख लगी है और सर्दी की वजह से। आज दिन भर बहुत काम किया है, ये कहते हुए आतिशदान के पास आकर बैठ गया। क्यों खुद को इतना थकाते हो? कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद खानम ने परेशानी और फिक्रमंदी से पूछा तो उसने संजीदा से नज़रों से अपनी माँ को देखा। क्योंकि मैं ज़िंदगी की दौड़ में नहीं भाग सका, तो अब मेहनत की दौड़ में भागना चाहता हूँ। इसका लहजा सख्त हो गया, जवाब उसकी ज़ात का जो अब इसकी ज़ात का हिस्सा बन चुका था। खानम खामोश हो गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी और बचपन से उसे कई बार समझा चुकी थी, लेकिन वो ना तो इसकी बात का मतलब बात समझ सका था और ना ही समझना चाहता था। वो अपने इरादे और फैसलों में आज भी उतना ही कायम था जितना वो कई साल पहले था। दिन भर की मीटिंग्स अटेंड करने और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बावजूद वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। रात की स्याही ने दोबारा हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। दिन भर की मसरूफियात के बाद वो घर लौटा। वो पहले ही हनी को इन्फॉर्म कर चुका था कि आज डिनर साथ करेंगे। अक्सर ऐसा होता कि वो आने में लेट हो जाता तो बता देता, लेकिन ज़्यादातर वो दोनों साथ ही करते थे। अगर भूख नहीं है तो वेट कर लो, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। एरिस ने टेक्स्ट किया। डिनर मीटिंग पर वो खाना खा चुका था। वो हमेशा एक दूसरे को भरपूर वक्त देते और फ्रेंडली रहते, इसलिए वो दोनों बाप बेटे के रिश्ते से बढ़कर अच्छे दोस्त थे। जैसे ही वो घर पहुंचे, हनी लिविंग रूम में बैठा बुक रीडिंग कर रहा था। वो चेंज करने गया, तब तक सर्वेंट ने खाना लगा दिया था। फ्रेश अप होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आ गया। मुझे आने में देर हो गई थी, अगर भूख लगी थी तो खा लेते, उसे नरमी से कहा। आपके होते हुए मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? इतनी भूख भी नहीं थी, हेनरी ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। आपका दिन कैसा गुजरा? हेनरी ने खुशगवार अंदाज में पूछा। मसरूफ़, टोनी साथ हो तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा गुजरा। धोनी अंकल कब आ रहे हैं? अभी कंफर्म नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगा। इतना लंबा हनीमून कौन मनाता है? हनी ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। जिनकी लेट शादी हो और लड़की बड़ी मेहनत के बाद मानी हो, इनका इतना लेट हनीमून बनता है। धोनी की जिम्मे कुछ काम था तो लिज़ा वापस आ गई है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। धोनी अंकल कितने साल लिज़ा के पीछे घूमे, बल्कि ख्वार हुए। कभी कभार सोच कर हंसी आती कि इतने हैंडसम और सिक्स पैक रखने वाला बंदा एक लड़की के पीछे यूँ मनाता फिरे, कितना अजीब लगता है। हनी ने मुतजब नज़रों से देखते एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, माय डियर सन, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, और जिसे हो जाए वो इंसान अपना दिल हाथों में लिए मनपसंद शख्स के कदमों में रखने के लिए तैयार रहता है। ये तो महबूब की मर्ज़ी है कि वो उसे कबूल करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी बार बार इसके दरवाजे पर आता है और दस्तक देता रहता है कि शायद उसे रहम आ जाए और वो इसके जज्बात को समझे और इसकी मोहब्बत को मान देते हुए कबूल कर ले। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, मोहब्बत कैसा जज्बा है जो अपनों की जुदाई पर खुद से बेजार कर देता है। मैं शायद लफ्ज़ मोहब्बत की गहराई को कभी समझ नहीं पाता। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना होते, मैं सबसे ज़्यादा आप ही से मोहब्बत करता हूँ। ये तो तुम्हारी बाप से मोहब्बत है, और तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसी कोई लड़की आएगी जिसे तुम दिल से चाहोगे, जिसका होना तुम्हें मुकम्मल कर देगा। तुम्हारी मोहब्बत तकसीम होकर कम नहीं होगी, बल्कि दो लोगों का अलग मकाम होगा। हर ताल्लुक़ की अलग पहचान होती है। मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। उसको ठहरे हुए अंदाज में समझाया था। जैसे आपको मुझसे है और पैमान आंटी से भी। वो बिला इरादा ही पैमान का जिक्र कर गया। हैरत जो नवाला मुंह में डालने ही वाला था, उसके कहने पर वहीं रुक गया। उसने वो नवाला प्लेट में रखा और उसकी जानिब देखने लगा। सॉरी डैड, मैं इनका जिक्र नहीं करना चाहता था, बस खैर इरादी तौर पर बोल गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप इनसे ही मोहब्बत करते हैं। आहिस्ता आवाज़ में गोया हुआ और एरिस के बदलते तासुरात भी देख रहा था। शायद मैंने बहुत देर कर दी इस बात को समझने में, जो एहसास मेरे अंदर पनप रहा था और जिसको मैं हमेशा इनकारी रहा, ना सिर्फ दूसरों को बल्कि ख़ुद को भी झुठलाता रहा। वो महज सोच कर रह गया, लेकिन हनी इसके तासुरात को अच्छे से समझता था। डैड, पैमान आंटी हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई? हम ये भी नहीं जानते कि वो ज़िंदा है या नहीं, उसने तासुब से कहा था।
وہ جہاں کہیں بھی ہے مگر زندہ ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ایک دن ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے، اور اس حقیقت کو جاننے میں کتنا وقت لگے گا معلوم نہیں. ایرس نرمی سے ڈانٹتے ہوئے بولا. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہماری زندگی میں واپس لوٹ آئیں. وہ بہت اچھی تھی، مجھے بالکل انیا کی طرح ٹریٹ کیا. ان کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں وہ واپس لوٹ آئیں. اس نے ہونٹ سکیڑ کر کہا. ہو سکتا ہے انہوں نے شادی کر لی ہو یا ان کے بچے بھی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا اس حادثے کو گزرے، اور ان کی کنڈیشن بھی. آگے کے الفاظ منہ میں رہ گئے. ایرس کی تنبیہ نگاہیں کافی تھی اس کو خاموش کرانے کے لیے. سوری اگر آپ کو برا لگا، لیکن میں خاموشی سے کھانا کھاؤ. انداز ٹپٹنے والا تھا. وہ اپنی امید کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ خوش کن احساس اس کو انرجی دیتا تھا جیسے ختم نہیں کر سکتا تھا جسے محض مفروضوں کی بنیاد پر. اس کے کئی پروجیکٹس ہیں جن پر وہ پوری طرح سے کام پر توجہ کر رہا تھا. کچھ ایسے بھی تھے جن پر پچھلے چند سالوں سے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، مگر پچھلے 2 سالوں سے کوئی خاطر خواہ منافع کی بجائے نقصان ہو رہا تھا. قدرتی آفات کے علاوہ لاپرواہی سے بھی بہت سی فصلیں برباد ہوئیں. اس نے ان زرعی زمینوں اور ان پر ہونے والے تمام اخراجات کا نہ صرف ایکوریٹ حساب مانگا تھا، بلکہ جو بھی منافع متوقع تھا اس کی تفصیلی لسٹ بنانے کے لیے بھی کہا تھا. اس سلسلے میں وہ خود بھی کافی ریسرچ کر رہا تھا، اور ماریا نے بھی اسے اپڈیٹ دی. اس سالوں سے امید تھی کہ بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے. اس کے بعد اس نے آن لائن ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی. رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور وہ جسمانی طور پر بے حد تھک چکا تھا. اب اسے صرف ایک اچھی نیند کی ضرورت تھی، لیکن نیند اب یہ کہاں آنے والی تھی. وہ باہر گیا. لان میں نیم روشنی تھی اور سڑک کے کنارے اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں. ہنی کے کمرے میں جھانکا تو وہ نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا. اس کا کمبل آدھا اوپر آ رہا تھا، نیچے فرش پر لٹک رہا تھا. وہ بنا آہٹ کے چلتے ہوئے اس کے پاس رک گیا. کمبل اٹھا کر اسے اچھی طرح سے سیٹ کیا اور اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے ماتھے سے پیچھے کیا. محبت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا. ارد گرد کی بکھری چیزوں کا آہستہ آہستہ سمیٹا اور پھر دروازہ آہستگی سے بند کر کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا. نیند آنکھوں میں موجود ہونے کے باوجود جیسے ذہن ابھی آرام کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا. جلدی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلنے لگی. اس نے مخصوص ہائیڈ آئیکن اوپن کیا. وہاں کیمروں کی ریکارڈز ویڈیو موجود تھی. کلک کرتے ہی ایک فولڈر کھل گیا جس میں بے شمار پرانی ویڈیوز تھیں. جو ڈیٹا جو اسٹریٹس پر نصب کیمروں سے حاصل کیا گیا تھا، یہ موجودہ دنوں کا نہیں بلکہ کئی سال پرانا ریکارڈ تھا. اس نے ایک ویڈیو پر کلک کیا. وہی ویڈیو جسے وہ اکثر دیکھ لیا کرتا تھا. یہ ان کی پہلی ملاقات کی ویڈیو تھی جب اس نے اس سے براہ راست بات کی تھی. وہاں موجود اس کے تمام دوستوں میں سے اب کسی سے بھی اس کا رابطہ نہیں تھا. جن لوگوں کے ساتھ وہ لمحے گزارے وہ سب اب کہیں زندگی سے اوجھل ہو چکے تھے. ویڈیو میں وہ ماسک پہنی لڑکی سردی سے خود بھی سمٹی کھڑی تھی، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر بیزاری اور بے یقینی. ویڈیو میں آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی مگر اس کی آواز اور لہجہ بھولا نہیں تھا. نہیں، میں انہیں نہیں جانتی. کیسے اس نے سب کے سامنے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا؟ سب کی بے یقینی سے بھری نظریں، استہزائی انداز. وہ لمحہ آج بھی اسے رات تھا. وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ اسے نہیں جانتی، مگر نہ جانے کیوں اس کے انکار بہت برا لگا تھا. کاش وہ مجھ سے انجان ہی رہتی اور میں بھی. اگر وہ اجنبیت کا رشتہ قائم رہتا تو شاید زندگی بالکل مختلف ہوتی. زندگی میں کچھ چیزیں ہونا ضروری ہوتی ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے بار بار اس کا سامنا ہونا. وہ سب واقعات جن میں کئی لوگوں نے اپنی سازشوں، حسد اور جلن میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، حتیٰ کہ اسے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں وہ خود کو غیر اہم اور بیکار سمجھنے لگی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی کچھ نرم جذبے اور احساسات جاگنے لگے جو کبھی اس کے لیے نہیں تھے. اس کے پاس وہ تمام کیمرہ ریکارڈز موجود تھے جن میں کہیں نہ کہیں اس کی جھلک موجود تھی، مگر وہ ہمیشہ صرف وہی لمحے دیکھتا جو یادوں میں خوشبو بن کر رہ گئے تھے. وہ اذیت بھرے مناظر دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. خود کو احساس جرم کے بوجھ میں دوبارہ نہیں دھکیل سکتا تھا. یادیں بے شمار تھیں، مگر ایک سوال آج بھی جواب طلب تھا. اس رات وہاں کون آیا تھا؟ وہ کون تھا جو اسے اس رات لے گیا اپنے پیچھے کوئی سراغ چھوڑے بغیر؟ وہ کس حال میں ہوگی اور کہاں؟ یہ سوال آج بھی اس کے ذہن کو بے چین رکھتا تھا. اس نے ویڈیو بند کر دی. اسکرین پر اچانک پھیلنے والا اندھیرا جیسے دل کے اندر کے خالی پن کا عکس بن گیا تھا. اس نے لیپ ٹاپ آہستہ سے بند کیا. کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی. کچھ دیر خاموشی چھائی رہی.
باہر سے آتی ہوا کی ہلکی شور اور دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ تھکن اور سوچوں کا مجموعہ لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سب مناظر ایک ایک کر کے ابھرنے لگے، وہ ہنسی، وہ ناراضگی، وہ لمحے، لیکن پھر کچھ بدل گیا تھا۔ وقت جیسے ان دونوں کے درمیان دیوار بن گیا تھا۔ اس نے کھڑکی کے پردے تھوڑے سے ہٹائے۔ باہر آسمان پر چاند آدھا تھا، جیسے کسی نے روشنی کو بھی ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ درختوں کے سائے لان کی گھاس پر پھیل رہے تھے اور ہلکی ہوا میں ان کا جھولنا کسی نامکمل داستان کا منظر بیان کر رہا تھا۔ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے نقصان بھی ہو جاتے ہیں جن کی بھرپائی مکمل نہیں ہوتی، جیسے وہ خود اس کے وجود میں سمٹ آیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کمی کو پورا نہیں کر پاتا۔ اسے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہو گئے، کب وہ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہوا۔ ہر بار وہ اس بات سے انکاری رہا کہ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی ہے۔ یہ انکار صرف دوسروں سے نہیں بلکہ اسے اپنے آپ سے بھی تھا۔ آخری وقت تک وہ یہی کہتا رہا کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی اور وہ صرف انسانیت کے ناطے اس سے ہمدردی رکھتا ہے، مگر دل تو ایک الگ ہی انداز میں دھڑکتا تھا جس کی آواز سننے کے لیے وہ کبھی تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ کبھی بتا ہی نہیں پایا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا رشتہ بن گیا جو صرف اس کے دل کے اندر ہی رہ گیا، جہاں سے وہ کبھی نکل نہ سکی۔ آج بھی وہ اسی امید کے سہارے زندہ تھا۔ اس نے اسے ہر جگہ تلاش کیا جہاں کہیں امکان تھا۔ شروعات میں اس نے پاکستان میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، پھر ایک وقت ایسا بھی ہے جب اسے دبئی میں دیکھے جانے کی اطلاع ملی۔ وہاں وہ لمبے عرصے تک مختلف لوگوں سے ملتا رہا، خبریں جمع کرتا رہا۔ شاید وہ وہاں نہیں تھی۔ اب کچھ عرصے سے اسے خبریں مل رہی تھیں کہ اسے دوبارہ پاکستان میں دیکھا گیا۔ دونوں جو اس کا خاص اور قابل اعتماد لوگوں میں سے تھا جسے وہ برسوں سے جانتا تھا، اس نے اسے یہ ذمہ داری دی۔ وہ کافی عرصے سے اس پر کام کر رہا تھا اور وہ بہت پر امید تھا کہ جلدی کوئی اچھی خبر ملے گی، لیکن وہی جانتا تھا کہ خبر سننے کی خواہش جتنی بڑی تھی، دل کا بوجھ بھی اتنا ہی بڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے اسکرین پر اس کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی۔ وہ حجاب کی ڈونے سے اجازت مانگتے ہوئے الجھ رہی تھی اور پزل مسکراہٹ سے اپنی بات پر یقین دلا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی اور وہ چپ چاپ اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ وہ ایک خاص دن تھا جس میں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچز ہو رہے تھے۔ حنین چونکہ انڈر 19 کھلاڑیوں کی ٹیم کا کپتان تھا تو اس روز اس کا سیمی فائنل میچ تھا۔ اس نے خاص طور پر ایسے آنے کی درخواست کی تھی اور وہ اس کی بات کو انکار نہیں کر سکا۔ نیشنل گراؤنڈ میں ہونے والے اس میچ میں وہ اسے سپورٹ کرنے کے لیے وقت سے پہلے ہی اسٹیڈیم پہنچ گیا تھا۔ میچ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے جب وہ پہنچا تو ہنی کو یونیفارم میں دیکھ کر فخر سے مسکرایا۔ کیرامل نے جب ایرس کو دیکھا تو اس کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ خوشی سے ہاتھ ہلاتے ہوئے قریب آئی۔ آپ بھی آئے ہیں؟ ہنی تو کہہ رہا تھا کہ آپ کا آنا مشکل ہوگا، اس نے دبے دبے جوش سے پوچھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ مشکل تو تھا لیکن اتنے اہم میچ میں ہنی کو سپورٹ کرنے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایرس نے کیرامل کی طرف دیکھا، پھر ہنی کی جانب نظریں دوڑائیں جو اب گراؤنڈ میں آ چکا تھا۔ ہنی بھاگتا ہوا ان کے پاس ایک پل کے رکتے ہوئے بولا، وقت کم ہے اور میچ شروع ہونے ہی والا ہے، میں آپ سے فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ ہلاتے کہا اور مسکراتے ہوئے واپس گراؤنڈ کی جانب چلا گیا۔ تو وہ بھی اپنی چیئرز پر براجمان ہوئے۔ کیرامل تو پہلے حیران تھی مگر اس کی موجودگی پا کر اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئی۔ میچ شروع ہو چکا تھا۔ فضا میں جوش، نعرے، بینرز، سب کچھ موجود تھا۔ ہر ٹیم کے سپورٹرز اپنے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ ہنی کی ٹیم بھرپور انرجی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا، گیند کو قابو میں رکھتا اور اپنی ٹیم کے لیے گول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسٹیڈیم میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ایرس کی نظریں گراؤنڈ پر جمی تھیں لیکن کیرامل کی نگاہیں زیادہ تر اسی پر مرکوز تھیں۔ مخالف ٹیم بھی کمزور نہیں تھی۔ کھیل کا زور بڑھتا گیا۔ پسینہ، سانسیں، نعرے، سب کچھ شائقین اور کھلاڑیوں کو پرجوش کر رہا تھا۔ 25 منٹ گزر چکے تھے۔ اسکور 1-0 پر تھا جب مخالف ٹیم نے ایک بھرپور حملہ کیا اور گول برابر کر دیا۔ اب میچ 1-1 پر تھا۔ دیکھنا ایرس سر، یہ میچ ہنی ہی جیتے گا۔ آج وہ فائنل کے لیے ضرور کوالیفائی کرے گا۔ کیرامل نے پرجوش انداز میں مخاطب کیا تھا تو ایرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مبہم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں ضرور، وہ بچپن سے ہی کھیلتا آیا۔ مخالف ٹیم بھی مضبوط ہے مگر مجھے امید ہے کہ جیت ہماری ٹیم کی ہوگی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیرامل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
वक्फे के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी जान लड़ा रहे थे और फिर हनी ने एक शानदार मौका पार कर गोल कर दिया। स्टेडियम नारों से गूंज उठा। एरिस ने खुशी से तालियां बजाईं। हनी की टीम के चेहरे फख्र से चमक उठे। आज का मैच बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप जैसे ख़ास लोग आ जाए तो मैच देखने का मज़ा डबल हो जाता है। आपकी मौजूदगी ना सिर्फ हनी के लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत अहम है। हनी की ज़िंदगी का हर पहलू मेरे लिए अहम है। ये मैं लम्हा कैसे मिस कर सकता था। उसने सोचा था और कैरमल को देखते कहा, अच्छे दोस्त साथ हों तो ज़िंदगी और भी अच्छी लगती है। ऐसा ही है। कैरमल ने अपने बालों को सेट करते एक भरपूर निगाह इस पर डाली, जो इसके बराबर में बैठा ग्राउंड की जानिब देख रहा था। उसने एक पल में फ़ैसला किया था बात करने के लिए। लेकिन आपने तो अपनी ज़िंदगी बहुत महदूद कर ली। हनी कह रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं। क्या ये सच है? इसके यूँ कहने पर उसने खशमगीन निगाहों से उसे देखा। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में यूँ सवाल नहीं करते। उसके लहजे में सख्ती दर आई। सॉरी, मैंने बिना सोचे समझे बगैर पूछ लिया। हनी ने बताया था तो मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। उसने वजाहत देते हुए नजरें झुका ली। पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने के बजाय हमें मैच देखना चाहिए। एरिस ने बात ख़त्म करते हुए निगाहें दोबारा ग्राउंड पर मरकूज़ कर ली। कैरमल खामोश हो गई। उसी लम्हे हमले की टीम ने एक और गोल कर दिया और इस बार स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। 3-1 के स्कोर पर मैच ख़त्म हुआ और इनकी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। हनी भागता हुआ एरिस की तरफ आ रहा खुशी से उसके गले लगा। मुझे तुम पर और तुम्हारी टीम पर भरोसा था। फाइनल में भी तुम्हारी टीम ही विनर होगी। एरिस ने उसे मजबूती से सीने से लगाते कहा। जी डैड, ऐसा ही होगा, हनी ने पुरजोश लहजे में कहा। तुम अपनी टीम के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करो। आज का दिन तुम लोगों की मेहनत और टीम के नाम है। मैं कुछ देर में चला जाऊंगा, शाम में मुलाकात होगी। जैसा आपको बेहतर लगे। अभी सेलिब्रेशन और अनाउंसमेंट में ही कुछ वक्त लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। उसने भी इसरार नहीं किया। वो इसकी टफ रुटीन समझता था। आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाए, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दें। कैरमल ने फ़ौरन कहा, ज़रूर ड्रॉप कर देता मगर मुझे अर्जेंट काम से जाना है और तुम्हारे घर का रास्ता दूसरी तरफ है। एरिस ने नरमी मगर वाज़े लहजे में जवाब दिया। हनी कैरमल के चेहरे पर एक लम्हे को मायूसी छा गई। हनी हंसता हुआ अपने साथियों के साथ दोबारा ग्राउंड की जानिब चला गया। एरिक को एहसास था कैरमल की जज्बात का। वो ना तो बढ़ावा दे सकता है न तस्लीम कर सकता है। वो खुद किसी और के बारे में फीलिंग्स रखता है। इससे बेहतर यही था कि कैरमल के जज्बात को अभी से रोक दिया जाए। वो ज़िंदगी के जिस जज्बाती दोराहे में है वहाँ हर चमकती चीज़ सोना लगती है। बलूगत की इस उम्र में हर बच्चा अपनी मैं को सबसे आगे रखता है। जैसा वो सोच रही है वो मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ग्राउंड से बाहर आकर उसने सबसे पहले मोबाइल फ़ोन निकाल कर ऑन किया, जो साइलेंट और वाइब्रेशन ऑफ पर था, सिर्फ इसलिए कि कोई बिजनेस अपडेट उसकी तवज्जो ना हटाए। वो सिर्फ मैच की परफॉर्मेंस देखना चाहता था, हनी और इसकी टीम की हौसला अफजाई। मगर बाहर आते उसे धोनी की कई मिस्ड कॉल्स हिस्ट्री में नजर आई। शायद कोई अच्छी खबर हो। उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। धड़कन पे तेज तरी। वो बैक कॉल करने ही वाला था कि धोनी की दोबारा कॉल आने लगी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसने फ़ौरन कॉल पिक की। दूसरी तरफ से मानूस आवाज़ आई। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत? इतनी कॉल्स क्यों? उसने फ़ौरन पूछा। बिल्कुल, एक अच्छी खबर है। ये सुनते उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई, जैसे सीने में कुछ बेकाबू हो गया। वो हमतन मतवज्जो हुआ, उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान झूलता हुआ। बरसों से जिस लम्हे का मुंतज़िर था, शायद वो आने वाला था। खबर मिली है कि जिसकी हमें तलाश है गालिबन वो वही है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो हमें इत्ला मिली है वो आपके सालों की मेहनत का समर होगा, क्योंकि ना उसका नाम भी उम्मे पैमान है। और उसने धोनी की बात काटते हुए तेज़ी से कहा था, हाँ वो वही होगी। फ़ौरन जाके चेक करो, मुझे यकीन है वो वही है। पता नहीं क्यों दिल को अलहाम सा हो गया है। लेकिन सर, वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है। एरिस के पुरजोश आवाज़ को सुनकर कदरे ठहरे हुए अंदाज में कहना चाहा। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे से इस्तराब झलकने लगा। जहाँ इसके होने की इत्ला मिली है वो लड़कियों की मखसूस तालीमी गया है। वहाँ सिर्फ ख़वातीन को जाने की इजाज़त है, मर्दों का दाखिला मना है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई ज़रिया बन जाए। जल्द ही आपको कंफर्म करके बताता हूँ। कितना वक्त लगेगा? कुछ वक्त तो लगेगा। मैं आधे घंटे की कोशिश कर रहा हूँ, मगर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ के मर्द हजरात नहीं जा सकते। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही कोई ख़बर मिले फ़ौरन इत्ला देना। ये कहकर उसने मोबाइल बंद कर दिया।
دل کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تاکہ اپنی حالت کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اسے یقین تھا کہ یہ اس کی آخری کوشش ہے۔ بہت سے خدشات بھی سر اٹھا رہے تھے مگر اس نے انہیں دبانے کی کوشش کی۔ ابھی نہیں، ابھی اس دل کو خوش ہونے دو، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ آنکھیں بند کی اور لمبی سانس لی۔ اچانک موبائل پھر بولے۔ اسے نمبر دیکھے بغیر تیزی سے کال اٹھائی اور بے تابی سے بولا، کیا اپڈیٹ ہے؟ مگر دوسری طرف سے نرم نسوانی آواز آئی۔ وہ چونک گیا۔ دوسری طرف ماریا تھی۔ کون سی اپڈیٹ؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تو ایک لمحے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ سر وہ میں نے اس لیے کال کی تھی کہ ابھی نہیں ماریا، بعد میں بات کرتا ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو، مایوسی کی جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا۔ بنا اس نے سن کر اس کی سنے کہہ کر فون کاٹ دیا اور موبائل فون کو وہ گھور کر رہ گئی۔ وہ صرف ایک ہی خبر سننا چاہتا تھا، باقی سب کچھ اس لمحے غیر ضروری تھا۔ وقت جیسے رک گیا۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین کا دیکھتا رہا مگر کوئی اپڈیٹ نہیں۔ 10 منٹ بعد اس نے خود ڈونی کو دوبارہ کال کی۔ سر، میں نے گیٹ پر گارڈ سے بات کی، پیمان کی تصویر بھی دکھائی مگر وہ کچھ نہیں جانتا۔ یہاں زیادہ تر لڑکیاں پردے میں اور جامے میں رہتی ہیں، اندر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں مل رہی۔ جب تک کوئی ریفرنس نہ ہو، ابھی کچھ وقت اور لگے گا مگر جلد ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ وہ اس کی حالت کا اچھے سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کے لہجے سے جھلکتی بےتابی اور عجلت ڈھکی چھپی نہیں تھی اس سے، اس لیے اس نے تسلی دیتے کہا تھا، لیکن یہ عرض کے لیے کافی نہیں تھا۔ ڈونی کی بات سن کر اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ جلد کوئی راستہ نکالو۔ جی سر، ہمیں حوصلے سے کام لینا ہوگا، رازداری برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گہری سانس لی مگر دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے بے مقصد سڑکوں پر نکل گیا۔ شہر کی روشنیوں میں بھی ایک تنہائی تھی جو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خوش ہو یا خوفزدہ۔ انتظار کی ایک کیفیت جان لیوا تھی۔ وہ امید اور نا امیدی کے بیچ گھول رہا تھا۔ موبائل بھی آف کر دیا۔ رات گئے وہ گھر لوٹا، تب اسے یاد آیا کہ آج ہنری کا خاص دن تھا جسے وہ مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ جب گھر لوٹا تو ہنی لاؤنج میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا اور ناراض لہجے میں استفسار کیا، آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، بہت پریشان ہو گیا تھا میں۔ سوری، میں تمہارا اہم دن سیلیبریٹ نہیں کر سکا، ہمیں ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس نے آہستہ سے کہا، اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا، وہیں اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کوئی پریشانی ہے؟ اپنی ناراضگی بھول کر اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا۔ نہیں، بس کچھ مصروفیت تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آپ لوگوں نے خوب سیلیبریٹ کیا ہوگا، اگلی پرفارمنس میں اور آپ کی ٹیم یقیناً بہت اچھا پرفارم کریں گے۔ ایسے ہی ہوگا مگر آپ کچھ الجھے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ابھی کچھ فائنل نہیں، جب کنفرم ہوگا تو تمہیں بتاؤں گا، فی الحال تمہارے فائنل میچ کی تیاری ضروری ہے۔ ہنی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس کو اچھی طرح جانتا تھا، اگر وہ کہہ رہا تھا تو خود ہی مناسب وقت پر بتا دے گا۔ کچھ دیر بعد موضوع بدل دیا گیا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں ناراض تھا مگر پھر ایک ڈرامہ دیکھ لیا، بہت دلچسپ تھا۔ اس میں ہیروئن کی سانس بہت ظالم تھی اور ایک دوسری لڑکی اپنی عزت نفس بھلا کر ہیرو کے پیچھے پڑی تھی۔ بہت پاکستانی ڈرامے دیکھنے لگے ہو، خیریت ہے؟ ایرس نے ہنس دیا۔ تاکہ ان کے کلچر کو سمجھ سکو، وہاں سب ویسا نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں۔ وہ پیمان آنٹی کا ملک ہے، ان کا ماحول الگ ضرور ہے مگر خوبصورت ہے، وہاں کے ڈرامے بہت اچھے ہیں۔ اکثر ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، لیکن سچ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے پیمان کو سخت الفاظ کہے تھے، وہ الفاظ جو اب اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ انڈیا میں خواتین ساڑی پہنتی ہیں لیکن پاکستان میں ان کی ڈریس مختلف ہے، وہاں کا کلچر سادگی اور وقار سے بھرا ہے۔ اگر موقع ملا تو ہم وہاں ضرور جائیں گے، وہاں کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور جب میں نیشنل لیول پر کھیلوں گا نا تو میرے بھی فینس ہوں گے، تب میں ان سے ملنے ضرور جاؤں گا، وہ وقت بھی بہت جلد آئے گا۔ ایرس نے اس کی جانب دیکھتے سوچا تھا۔ کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے، پھر ہنری سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایرس نے موبائل دوبارہ آن کیا، وہاں پر کوئی اپڈیٹ نہیں تھی۔ وہ جان چکا تھا اب انتظار نہیں، عمل کا وقت ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود وہاں جائے گا، کچھ بھی ہو وہ اب اس کہانی کو ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا جہاں صاف اور شفاف پانی میں ہر چیز آئینے کی طرح نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ ارد گرد پھیلے سرسبز میدان اور ہوا کے ساتھ لہلہاتے کھیت اس کی دن رات کی محنت کا منہ بھولتا ثبوت تھے۔ دور کھیتوں میں چند لوگ کام میں مصروف تھے۔ اس نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر اس کی نگاہ واپس ندی کے پانی پر جا ٹھہری۔ پانی میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا، ایک ایسا عکس
जिसे देखने से भी वो कतराता। धुंधला सा, बिखरा हुआ, मगर फिर भी वाज़ेह। एक ऐसा चेहरा जिसे वो हर अजनबी की आंखों में पड़ चुका था। जली हुई जिल्द, बिगड़े हुए खदोखाल और एक हैबत जो दूसरों के चेहरों पर नागवारी की लहर बनकर उभरती थी। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार स्कूल गया था। क्लास में कदम रखते ही बच्चों की नज़रें इस पर जम गई थी और अगले ही लम्हे वो इनसे दूर हट गए थे। हर किसी ने इसके साथ बैठने से इनकार कर दिया था। किसी बच्चे ने भी उससे बात तक करना मुनासिब न समझा था और दोस्ती तो बहुत दूर की बात थी। वो तन्हाई, वो अजनबियत आज भी उसके दिल में कहीं ताज़ा थी। उसका झुलसा हुआ चेहरा अक्सर लोगों की हंसी और तमस्खुर का निशाना बन जाता। वक्त के साथ उसकी चंद सर्जरीज भी हुई जिन्होंने उसके चेहरे के खदोखाल को किसी हद तक संवार तो दिया, मगर वो झुलसी चिपटी नाक और स्या बदनुमा दाग भी अपनी जगह कायम थे। वाज़ेह, बेरहम और इनकार से परे। वो खुद भी आईने में खुद को देखने से घबराने लगा था, जैसे ही अपना अक्स उसके लिए अजनबी हो गया हो। उसने एक बार फिर पानी में झांका। अक्स वैसा ही था, अधूरा, बेतरतीब और तकलीफ दे। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे खुद को सजा दे रहा हो। फिर आस्ता से उसने अपनी टांग पानी में डाल दी। वो टांग जो अब उसकी अपनी ना रही थी, मसनूई टांग जिसमें एहसास का नामो निशान तक न था। बस कभी कभार हल्की सी टीस के साथ अपने वजूद का एहसास दिलाती थी, बिल्कुल इन बेहिस लोगों की तरह जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही याद आते हैं। काफ़ी अरसा हो चुका था उसने आईना देखना छोड़ दिया। उसने मान लिया था कि खूबसूरत दिल की कोई हैसियत नहीं अगर चेहरा खूबसूरत ना हो। खूबसूरत तो दूर की बात, वो खुद को मामूली भी नहीं समझता था। यह एहसास उसके अंदर किसी जहर की तरह फैल चुका था, खामोश मगर मोहलिक। वो अपनी सोचों में न जाने कब तक गुम बैठा रहा कि अचानक पीछे से आवाज़ ने उसे चौंकाया। खेतों में काम करने वाले मुलाजिम ने उसे पुकारा था। उस आवाज़ ने उसे ख्यालों की दुनिया से खींचकर हकीकत में वापस ना खड़ा किया। किसी काम के लिए उसे बुलाया जा रहा था। उसने हल्के से हाथ हिलाकर आने का इशारा किया और आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने एक बार फिर पानी में झांका। अपना अक्स देखकर उसके अंदर एक अनजानी सी झुंझलाहट उभरी। उसने ज़मीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह दे मारा जहाँ इसका चेहरा नज़र आ रहा था। पानी में लहरें फैलती चली गई और इसका अक्स बिखर कर गायब हो गया। उसने एक गहरा बोझल सांस लिया, जैसे अपने ही वजूद से बेजार हो, और फिर मुड़कर वहाँ से चल दिया। और वो रात उसने कैसे गुजारी थी ये वही जानता था। उस रात न जाने क्यों नींद ने आने से इनकार कर दिया। सुबह मामूल के मुताबिक एक्सरसाइज और वॉक करने के बाद उसने मारिया को कॉल की थी कि उसकी टिकट कंफर्म करे और उसे आगाह करे। सुबह 9 बजे उसकी फ़्लाइट थी। हनी जब सोकर उठा तो कैरी बैग और ज़रूरी कागजात हाथ में लिए लाउंज में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो हैरत से चलता हुआ उसके पास आया। आप कहीं जा रहे हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। वो समझा कि शायद कोई कारोबारी मीटिंग होगी। पाकिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ से एक अच्छी खबर लेकर ही आऊँगा। सच में? उसने खुशी से चिल्लाते हुए इस्तफसार किया। क्या पैमान आंटी मिल गई? कंफर्म नहीं, लेकिन यकीन है कि वो वहीं होगी। कुछ मामलात हैं जो अधूरे नहीं छोड़ सकता, वो मुझे बजाते खुद हैंडल करने होंगे। उसने संजीदा तासुरात लिए जवाब दिया। अगर आप जा रहे हैं तो यकीनन आप उन्हें अपने साथ ही लेकर आएंगे। सच कहूँ ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकता। उसने एक लंबा सांस लेते हुए खुद को कंपोज करने की कोशिश की, लेकिन यह बात हजम करना मुश्किल था। वो आपको ज़रूर मिल जाएगी और इन्हें अपने साथ लेकर आइएगा। वो आपसे नाराज़ तो होंगी, पूरी कोशिश करिएगा इन्हें एग्री करने के लिए। वो एक पल को ठहरा। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। टारगेट तो मुश्किल है, एक बार वो मालूम हो जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। न जाने वहाँ कितना वक्त लग जाए। तुम्हारा फाइनल मैच भी करीब है। मैं वहाँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं होऊंगा। उसने ताज्जुब से देखते कहा। आपको अपनी लाइफ में मुतमईन देखना मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आपकी गैर मौजूदगी का कोई मसला नहीं। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। ये मैचेस तो होते रहेंगे। मैं अपनी तैयारी और परफॉर्मेंस पर पूरी तवज्जो दूंगा, लेकिन आपने भी जीत कर आना है। आपकी लाइफ में जो अधूरापन है वो ख़त्म होना चाहिए। आप हमेशा से परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, और सच कहूँ तो आप बिल्कुल परफेक्ट लगते भी हैं, मगर इतनी समझदारी की बातें, वो भी सुबह सुबह। उसने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में कहा। आप जो भी कहें, लेकिन मैं ऐसा ही चाहता हूँ। फिर हम एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे सबके साथ। चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। इंसान को अपनी आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। खैर, आधे घंटे में मेरी फ़्लाइट है और तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उसने घड़ी पर वक्त देखते कहा तो हनी ने भी इस बात में सर हिलाया।
उन्होंने मिलकर नाश्ता किया। उजलत में बराए नाम ही खा सका। हनी बार बार उसे छेड़ता रहा और मुस्कुराकर जवाब देता रहा। हनी को अलविदा कहने के बाद वो एयरपोर्ट रवाना हो गया। दिल के एहसासात कुछ अजीब से थे। एक बेचैनी सी दिल में घर कर गई हो। रवानगी से पहले अपने स्नेह ड्रेसिंग में कुछ तब्दीली की थी। सर पर कैप ले ली, चेहरे पर मास्क लगा लिए। वो बराह रास्त पाकिस्तान नहीं जा रहा था, बल्कि चंद ममालिक में क़याम के बाद वहाँ पर पहुँचना था ताकि किसी की नज़र में न आए और सफ़र भी आसानी से गुजर जाए। और ये सफ़र किस तरह गुजरेगा सिर्फ वही जानता था।